सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के विरुद्ध जो खड़े हुए लोग वो दिल्ली दंगों में नज़र कर दिए गए। अदालतों के ज़रिए भी इस वक्त हालांकि कई लोगों की ज़मानत भी हो चुकी है, लेकिन बहुत से हैं जो अभी भी इंसाफ के इंतज़ार में हैं और जेलों में बंद हैं। दिल्ली दंगों के बाद जिस तरीके के हालात बनते गए थे, लगभग 2.5 साल से ऊपर का वक्फा गुजर गया है। आगे के क्या स्ट्रैटेजी रहेगी कानूनी, ख़ासतौर से दांवपेच को लेकर के आज एक पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया था, जिसके रूह रवां मेरे साथ इस वक्त सैयद कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी शुक्रिया। आपसे पूछना चाह रहा हूँ कासिम साहब, आज आपका एक प्रोग्राम आपने किया जिसमें तमाम उन विक्टिम्स को जो दिल्ली दंगों के बाद गिरफ़्तार किए गए, जिनमें बहुत से जेल में हैं और बहुत से जिनकी ज़मानतें हुई, उनमें उमर खालिद आपके फ़र्जंद भी शामिल हैं। अभी फ़िलहाल केस किस स्थिति में है और क्या कुछ उसमें हो रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्राइब्यूनल इस वक्त हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, पीपल्स ट्राइब्यूनल, ये आप जानते हैं कि इस वक्त में मुल्क के मुख्तलिफ़ जेलों में मुतअद्दिद ऐसे लोग बंद हैं जिन्होंने सरकार के किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। इसी वजह से हम उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स कह रहे हैं। और उनके ख़िलाफ़ जो चार्जेस लगाए गए वो बड़े फ्लिमजी चार्जेस हैं, बहुत ही फैब्रिकेटेड किस्म के उनके ख़िलाफ़ एविडेंसेस जमा किए गए हैं। सबसे पहले तो यूएपीए की ही अगर आप बात कर लें, जिसके तहत चाहे उमर खालिद हो या खालिद सैफ़ी हो, मिरान हैदर, और एक पूरी एंडलेस लिस्ट है। यूएपीए ही स्टैंड करना एक अपने आप में बड़ी बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि असल में वो जानते थे कि ये जो चार्जशीट है और जो एविडेंसेस है, जो एलिगेशंस है, वो अदालत में ठहर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने यूपीए लगा दिया ताकि लंबे वक्त तक के उनको जेल में रखा जा सके। तो उमर खालिद भी उनमें से एक हैं जिनको आज तो हमने ये पीपल्स ट्राइब्यूनल करके हम पब्लिक ओपिनियन गार्नर करना चाहते हैं, पब्लिक ओपिनियन जनरेट करना चाहते हैं, ताकि पब्लिक को ये मालूम हो कि भाई किस किस्म के हालात हैं और कैसे हमारी अदालतें हुकूमत से कंप्रोमाइज़ कर रही हैं, कैसे जो लोग जो हैं यानी 2-2 साल 3-3 साल तक के जो है लोगों को बेल तक नहीं मिल पा रही है। भीमा कोरेगांव में जो लोग हैं वो 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं। ये दिल्ली के दंगों में जो लोग हैं वो 2 साल से ऊपर से जेल में बंद हैं। तो सूरत हाल ये है कि जब तक के अवाम के अंदर कोई बेचैनी ना पैदा हो, कोई इस्तराब ना पैदा हो, उस वक्त तक के कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। अदालतें जिस तरह से प्रोलॉन्ग कर रही है केसेस को, जिस तरह के जजमेंट आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर जो जुडिशल सिस्टम है वो सरकार के सामने झुक गया है। तो हम ऐसे वक्त में अवाम के दरमियान में इन तरह के फिर भरोसा फिर किस पर रहेगा? आप कह रहे हैं कि सरकार के सामने अदलिया जो है वो झुक रही है, तो फिर भरोसा किस पर कायम करें? आवाम फिर करे क्या? अवाम के सामने भरोसा जो है अवाम है। देखिए, किसी भी जमहूरियत में भी, बल्कि दुनिया के अंदर भी, जितने भी जब भी डिक्टेटरशिप आ गई, जब भी तानाशाह लोगों ने रूल करना शुरू किया, तो अवाम के दरमियान से लोग खड़े हुए, इनकलाब बर्पा हुआ और वो तानाशाह को जाना पड़ा। हम अभी रीसेंट एग्जाम्पल अरब स्प्रिंग में देख सकते हैं, जब हुस्नी मुबारक को एक लड़की ने सिर्फ आवाज़ दी थी और लाखों की तादाद में लोग तहरीर स्क्वायर पर जमा हो गए थे। तो अवाम के दरमियान में बात रखने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से पब्लिक ट्रिब्यूनल भी है, जो पीपल्स ट्रिब्यूनल जो इस वक्त हो रहा है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वेनर और फिर बाद में को कन्वेनर भी रहे हैं सैयद कासिम रसूल इलियास साहब। जब जहाँ तक बात नाइंसाफ़ी की, जुडिशरी के ऊपर प्रेशर की, दबाव की आ रही है हुकूमत के, तो क्या आपको लगता है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया और उसमें कहा गया कि गुजरात दंगों की सुनवाई पर अब विराम लगाया जाए, यानी फुल स्टॉप, और इसी तरह बाबरी मस्जिद का भी जो मामला कंटेम्प्ट का चल रहा था उस पर भी फुल स्टॉप। आपका क्या कहना है? देखिए, असल में अब इस वक्त जुडिशरी जिस तरह के फैसले दे रही है, अभी चंद महीने पहले ही 2002 के दंगों के सिलसिले में एक फैसला आया और उसके बाद 23 सितंबर को गिरफ़्तार किया गया। और आप सोचिए कि भाई 2000 लोग मारे गए, कई औरतों के साथ रेप हुआ, कितने लोगों की असमतें लूटी गई, कितने मकानात तबाह हो गए, कितने नुकसानात हुए, और उसके बाद जो लोग इसके पीछे थे, जिनकी हुकूमतें थी, उन सबको क्लीन चिट मिल गई। अब सूरत हाल ये है कि अब आप जो ललित साहब आए हैं, जो कि अमित शाह के वकील रहे हैं केस में, वो आज सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी बैठे हुए हैं, तो उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? उन्होंने जो आते से ये पहला काम तो ये किया, गुजरात के दंगों से मुताल्लिक़ तमाम मामला को क्लोज़ कर दिया। दूसरा काम ये किया कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में 2019 को जो फ़ैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस फैसले में उन्होंने ये बात कही थी कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ कर नहीं बनाई गई,
बाबरी मस्जिद जो है वो वहाँ उससे पहले कोई वहाँ पे मंदिर यानी कोई जो आसार मिले हैं वो आसार भी 400 साल पुराने हैं। ये भी कहा गया कि बाबरी मस्जिद में 1949 तक नमाज होती रही। ये भी कहा गया कि जो मूर्तियाँ रखी गई थी वो गैर कानूनी काम था। ये भी कहा गया कि जो मस्जिद शहीद की गई थी वो गैर कानूनी असंवैधानिक काम था। इसके बाद भी वो फैसला उनके हक़ में दिया गया। कहा तो ये भी गया था कि मस्जिद तोड़ी नहीं जाएगी। लेकिन ये जो लोग जिन लोगों ने मस्जिद शहीद की थी 1992 में, सुप्रीम कोर्ट तो ये कहता है ना कि वो गलत काम था, गैर कानूनी काम था, असंवैधानिक काम था, तो वो उस केस को कैसे बंद करेंगे आप? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को बंद कर दिया। लेकिन तो आप कह रहे हैं ना, और तमाम दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह सैयद कासिम रसूल इलियास बता रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, वो एक दौर वो था कि जब अमित शाह गुजरात में थे तब उनके केस देखा करते थे, केस लड़ा करते थे। अब जो वकील रहे होंगे उनके, जो आज गृह मंत्री हैं केंद्र की सरकार में, उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, क्या अपेक्षा की जा सकती है? इसीलिए गुजरात के सबसे पहले दंगों के केसेस पर विराम लगाया है और बाबरी मस्जिद के। बिल्कुल आप अपनी बात पूरी करें। सही कह रहे हैं। देखिए, मेरा मामला ये है कि देखिए 3 महीने का ये वक्त है। आप देखिएगा इसके बाद ऐसे कई मामलात आएंगे जो एक बरसों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। पिछले जो जस्टिस रमन्ना साहब थे, उन्होंने तकरीबन 19 लेक्चर्स दिए हैं, बड़ी अच्छी बातें कही हैं, उम्मीदें जगाई है। ये तवक्को थी कि वो बड़े केसेस, 6 केसेस बड़े थे, उन केसेस के अंदर कोई वो फैसला करके जाएंगे। उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। तकरीबन 65 मामलात ऐसे हैं, 53 मामलात ऐसे हैं जिसमें बड़ी बेंच को बैठ के पॉलिसी डिसीजन देने थे, वो भी नहीं उन्होंने किया। अब जब जज साहब आए हैं, गालिबन उन्होंने ये सब काम इनके लिए छोड़ दिया है कि 3 महीने के अंदर इन सब चीज़ों को निपटा दें। तो मैं समझता हूँ कि यानी 3 महीने जो हैं वो सिर्फ सफाई के लिए और पूरी तरीके से घेराबंदी करके उन फैसलों के ऊपर बंद करने के लिए कुल मिलाकर के किया जाएगा, ये आपकी प्रिडिक्शन है? मेरा अंदाज़ा ये है कि जो अभी जैसा आपने बाबरी मस्जिद के मसले में देखा, कई ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर ये हुकूमत फंस रही है। ऐसे मामलात के अंदर इनको राहत शायद मिल जाएगी। बिल्किस के मामले में क्या कहते हैं कासिम साहब? देखिए, बिल्किस बानो के केस में जो फैसला दिया गया है वो बहुत गलत फैसला है। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि 11 लोगों को जो लोग यानी उनके 11 मुजरिमों को जिन्होंने इतने सारे लोगों को मार दिया, 3 साल की बच्ची को ख़त्म कर दिया, उस औरत के साथ में इज्तिमाई रेप किया, उसके बाद भी उन लोगों को छोड़ा, न सिर्फ छोड़ा गया बल्कि उनका इस्तकबाल किया गया, उनको गारलैंड किया गया। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर हम इस लेवल पर आ गए हैं कि मुजरिमों की हम इसका इस्तकबाल कर रहे हैं, मुजरिमों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो आप किस रुख पे जा रहे हैं? हम एक जंगल राज की तरफ नहीं जा रहे हैं क्या? हम समझते हैं कि जो लोग हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की फ़ैसले हो रहे हैं उसमें खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे मुल्क की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे किसी की अस्मत, किसी की इफ़्फ़त, किसी का माल, किसी की जान महफूज नहीं पाएगी। आज एक कम्युनिटी का मामला है, लेकिन फिर कोई कम्युनिटी नहीं बचेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो बातें खुले तौर पर कासिम रसूल इलियास कह रहे हैं कि मुल्क जिस तरफ बढ़ रहा है, अगर इसी तरह से नाइंसाफ़ी होती रही और ये मामलात बढ़ते रहे, और ख़ास तौर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के ऊपर सवाल उठाते हुए ये कह रहे हैं कि किस तरीके से फ़ैसला दे सकते हैं यूयू ललित साहब, जो कि पहले खुद अमित शाह के कभी वकील हुआ करते थे, उनसे क्या अपेक्षा की जानी चाहिए? महज 2-3 महीने की बात है। इस बीच इनका ये भी कहना है कि ऐसी मेरी पेशेनगोई है, ऐसा मेरा अंदाज़ा है कि आगे आने वाले टाइम में जितने भी तमाम केसेस वगैरह हैं जो कभी सालों से जिनका निपटारा नहीं हुआ था, उन तमाम केसेस को पूरी तरह से ख़त्म करके उन पर भी विराम लगा दिया जाएगा। जैसे कि गुजरात दंगों के सुनवाई के ऊपर, दंगों के मामलात के ऊपर रोक लगा दी गई है, और इसी तरह से बाबरी मस्जिद वाले मामले के ऊपर पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। साथ ही कासिम रसूल इलियास ये भी कह रहे हैं कि चाहे बिल्किस का मामला हो या दिल्ली दंगे से जुड़े उन तमाम मुलजिमों का जो जेलों में बंद हैं उनके इंसाफ का मामला हो, अगर यही सब कुछ चलता रहा तो तारीख़ गवाह है, दूसरे मुल्कों के बारे में बता रहे हैं कि तारीख़ गवाह है कि जो अवाम हैं, जो लोग हैं, लोकतंत्र है, वो फिर इस तरह से ख़तरे में आ जाएगा और लोग अपना इंसाफ खुद ही करने लगेंगे। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू फॉर नाउ।